वेलकम टू यूनिमॉन्ग्स। मेरा नाम हीना है एंड आई एम योर पॉलिटिकल साइंस एंड लीगल अवेयरनेस एक्सपर्ट। तो आज इस सेशन के साथ हम लोग आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। जब हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस जो है स्टार्ट किया था CUET के लिए आपके लिए सेशंस लेना, तो मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार बता देती हूँ क्योंकि नया सेशन है भाई, कि क्लास 12th में आपकी 2 NCERTs हैं, जिसमें एक NCERT में हम क्या करेंगे, हम इंडियन पॉलिटिक्स से डील करेंगे और दूसरी NCERT में हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करेंगे। तो जो भी बच्चे कंसिस्टेंट हैं, जो कि डेली मतलब सेशंस जो हैं वो देख रहे हैं, जो कि रेगुलर हैं, है ना, अपनी प्रिपरेशन में, उनको पता होगा कि हम लोगों ने जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसको क्या किया, उस वाली NCERT को, सारे चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो आज से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। एंड यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडियन पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट जो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है ना, वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाते हैं, है ना। अगर आप अपना CUET 2022 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, है ना, पॉलिटिकल साइंस का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये स्टेटमेंट जो है वो क्यों दे रही हूँ, राइट। क्योंकि काफ़ी सारे देखिए कंट्रीज़ की बात होती है, काफ़ी सारे ऐसे एसोसिएशंस की बात होगी, ग्रुपिंग्स की बात होगी, जिन्होंने मिलकर क्या किया है भाई, आपका क्या किया है, एसोसिएशंस बनाई और ग्रुप्स बनाए। तो कौन सी कंट्री जो है वो किसकी मेंबर है, कौन सी कंट्री किसकी मेंबर नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। पॉलिटिक्स तो खैर वहाँ से तो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, राइट। तो शुरुआत करेंगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माय बैड थ्रोट। यस, तो पहले चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो देखो थोड़ा सा क्या है, इंट्रोडक्टरी सेशन रहेगा ये, है ना। एक बेसिक आइडिया मैं दूंगी, जैसे हमने इंडियन पॉलिटिक्स की जब बात की थी तो इंडिपेंडेंस से पहले क्या सिनेरियो था, थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह जो है उसको हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो जैसे अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर इज द कोल्ड वॉर एरा। मतलब हमें क्या करना है कि कोल्ड वॉर के टाइम पे कंडीशंस जो हैं वो किस तरीके की थी, है ना, मतलब क्या क्या सिचुएशन थी। ये जो पूरा चैप्टर है ना वो कोल्ड वॉर और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज रहे उसके बारे में बात करेगा। तो हमें क्या करना है, कोल्ड वॉर से पहले क्या कंडीशन थी इंटरनेशनली, और कोई वॉर हुआ था क्या, और हुआ था तो उसके रीजंस क्या थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहे, वो एक बार हम देख लेते हैं, सो दैट एक बढ़िया कनेक्टिविटी आपकी बन जाएगी, है ना। चलिए भाई, सो दिस इज पार्ट 1, राइट। तो आज के सेशन में क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो देखिए बच्चों, आज देखिए हम वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ऑल दो इस चैप्टर में मतलब कहीं भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपको वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ना है, पर हम पढ़ लेते हैं सो दैट जब मैं वर्ल्ड वॉर 2 की बात करूंगी, है ना, या मैं आपको लीग ऑफ नेशंस की बात करूंगी, तो आपको क्या रहेगा भाई, क्लैरिटी रहेगी कि अच्छा ठीक है, क्या चीज़ पहले हुई, क्या चीज़ बाद में हुई। वो टाइमलाइन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं टाइमलाइन पे बेस्ड, ठीक है भाई। अब देखिए, कोई भी वॉर होता है डेफिनेटली उसके रीजंस होते हैं, है ना। किसी भी कंट्री को नहीं पसंद होता है कि भाई क्या लड़ाई झगड़ा करना है या वॉर करना है, ठीक है, लेकिन कोई तो रीजंस रहे होंगे जिसमें कि वर्ल्ड वॉर हुआ, विश्व युद्ध हुआ, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो कंट्रीज हैं उन्होंने एक दूसरे से फाइट की, तो वो भी जानना हमारे लिए जरूरी है, द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, राइट। अब इसके बाद मैम कब तक चला वर्ल्ड वॉर, कौन कौन से कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, प्रोज एंड कॉन्स उसके जो है वो क्या थे, और ये खत्म कैसे हुआ, है ना, कब खत्म हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट, और क्यों खत्म हुआ। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज की हम बात करेंगे, है ना, कि भाई किस तरीके की ट्रीटी जो है उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, संधि बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद लीग ऑफ नेशंस की बात करेंगे, और लीग ऑफ नेशंस के साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो है वो एसोसिएटेड है। क्या नाम बच्चों, थॉमस वुडरो विल्सन। तो कौन थे ये, पेपर में पूछा जा सकता है ना। तो थोड़ा सा पॉलिटी को हमेशा से मैंने आपको बोला है कि हिस्ट्री से लिंक करके पढ़ना है। अब जब तक इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ते थे तब तक भाई इंडिया का मैप देखते थे, तो वो रिचुअल हमें यहाँ भी फॉलो करना है। क्या करना है, वर्ल्ड मैप जो है हम देखेंगे, राइट। अब आप बोलोगे मैम वर्ल्ड मैप देख के हमें क्या करना है, इंडिया का याद कर लेते हैं ना, नहीं। जब मैं आपको बोलूंगी कि भाई ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, है ना, या फॉर दैट मैटर्स भाई इंडिया या अफ्रीका की किसी कंट्री का नाम लूंगी, तो एटलीस्ट क्या आप लोकेट तो कर पाओ। अरे बिल्कुल बेसिक से, जीरो से स्टार्ट करोगे, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं मैम। नॉर्थ अमेरिका अगर मैं बोल रही हूँ तो कम से कम पता होना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका मतलब USA, मेक्सिको, कनाडा की बात हो रही है। साउथ अमेरिका अगर मैं बोल रही हूँ मतलब मैम ब्राजील की बात हो रही है, ठीक है ना। और साउथ अफ्रीका अगर मैं बोल रही हूँ तो हम किसकी बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका, मतलब अफ्रीका की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड एशिया, यूरोप। तो देखो वर्ल्ड वॉर के केस में ना बार बार हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करेंगे,
और जैसे इंडिया के केस में मैंने आपको बोला था कि नॉर्थ ईस्ट पे फोकस रखना, क्यों बोला था, क्योंकि वहाँ कंफ्यूजन बहुत होता है। सिमिलरली आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के केस में ना यूरोप पे फोकस रखना है, क्यों, क्योंकि इतनी छोटी छोटी कंट्रीज हैं ना, और इतनी मतलब एक दूसरे से लिंक है, बॉर्डर किसका कहाँ टच कर रहा है, माइन्यूट सी डिटेल्स हैं। तो मल्टीपल टाइम्स जब आप देखोगे तो आपको क्या हो जाएगी, क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है भाई। अब तो बात करते हैं किसकी, वर्ल्ड वॉर 1 की। ठीक है ना, तो वर्ल्ड वॉर 1 प्रथम विश्व युद्ध, विश्व युद्ध मतलब काफी सारी कंट्रीज जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें। अब देखिए, सो वर्ल्ड वॉर 1 इसको WW1 भी बोला जाता है ना। WWF बचपन में देखते थे कि नहीं देखते थे, वो कार्ड्स आते थे काफी सारे, नहीं मतलब मेरे बचपन में तो हम उसको लेकर आते थे और उनसे गेम खेलते थे। ठीक है भाई। सो वर्ल्ड वॉर 1 ऑल्सो नोन एज द ग्रेट वॉर, क्योंकि देखिए पहला विश्व युद्ध था तो उसको ग्रेट वॉर भी बोला गया, है ना। एंड इट लास्टेड फ्रॉम, देखो मैंने ऑलमोस्ट जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है ना उनको क्या किया हुआ है, उनको हाईलाइट कर दिया है। तो बच्चों इन जो चीजें मैंने रेड में लिखी हुई हैं उनको तो आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक है भाई। सो इट लास्टेड फ्रॉम 28th of July 1914 to 11th of November 1918। डेट याद ना भी रहे तो कम से कम ये याद रख लेना कि 1914 से लेके 1918 तक जो है वो क्या आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, इसके बीच में जो जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है उनको मैं आपको बताती जाऊंगी साथ के साथ। ठीक है भाई। अब तो किसके किसके, पहली बात तो हमें ये पता लग गया कि जो ये युद्ध है ये कब हुआ, है ना भाई, कब हुआ आपका 28 जुलाई से 11 नवंबर 1918। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि किसके किसके बीच हुआ, है ना। सो वर्ल्ड वॉर 1 वाज फॉट बिटवीन दी अलाइड पावर्स एंड दी सेंट्रल पावर्स। ठीक है, इसी बात पे ना पेन का कलर चेंज कर लिया जाए, ठीक, क्योंकि मुझे लग रहा है ना आज पेन का कलर हम ब्लू यूज कर लेते हैं, क्योंकि रेड से मैंने ऑलरेडी काफी सारी चीजें हाईलाइट की हुई हैं। चलिए भाई, सो किसके किसके बीच में, अलाइड पावर्स नंबर 1 एंड सेंट्रल पावर्स नंबर 2। ठीक है भाई, इन दोनों के बीच में हुआ। सो अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा पेपर में कि भाई वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो किसके किसके बीच में हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन क्या, अलाइड पावर की मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ये पूछा जाएगा ना, कौन कौन से देश मिलकर अलाइड पावर्स बना रहे थे और कौन कौन से देश मिलकर जो है वो आपके सेंट्रल पावर्स बना रहे थे, तो इस पे बात करेंगे हम। अब देखिए, सो द मेन मेंबर्स ऑफ द अलाइड पावर्स वर फ्रांस, रशिया एंड ब्रिटेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा यहाँ से, है ना। सो फ्रांस, रशिया एंड ब्रिटेन जो है ये मिलके क्या आपके अलाइड पावर्स बना रहे थे, है ना, इन्होंने मिलके अलाइड पावर्स बनाई। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो फॉट ऑन द साइड ऑफ द अलाइज आफ्टर 1917। 1917 के बाद जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो भी इनकी तरफ हो लिया। 1917 में ऐसा क्या हुआ था बच्चों, 1917 में आपका रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है, आगे के सेशन में हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि रशियन रिवॉल्यूशन, है ना, मतलब रशिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो क्यों हुआ था, उसके भी रीजंस वगैरह थोड़ा सा एक आइडिया दूंगी, सो दैट ना एकदम से रटना ना पड़े, थोड़ा सा स्टोरी फॉर्म में आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आफ्टर 1917, दैट इज आफ्टर रशियन रिवॉल्यूशन, यूएस ने भी बोला एलाइड पावर्स को, चलो भाई हाँ ना हम आपके साथ हैं। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसके बाद द मेन मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल पावर्स, अब सेंट्रल पावर्स की बात करते हैं तो सेंट्रल पावर्स के मेन मेंबर्स कौन कौन से थे बच्चों, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, द ओटोमन एम्पायर एंड बुल्गारिया, है ना। आपको लग रहा होगा मैम इतने टफ से नाम है, इतने सारे नाम है, कैसे याद किया जाए, तो मैं इसको आपको मैप जो है ना उसकी हेल्प से क्या कोशिश करती हूँ याद करवाने की, और बाकी देखो इसीलिए बार बार मैप देखते रहोगे तो क्या होगा भाई, आसानी रहेगी। ठीक है, सो राइट, ठीक, तो ये दोनों चीजें आपको क्या करनी है भाई, रट लेनी है, बिल्कुल याद नहीं करनी है, लिटरल सेंस में रट लेनी है ना। आगे बढ़ते हैं। अब कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्या आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि भाई ऐसा क्या था, क्यों भाई सारे के सारे देश, क्यों किसको मजा आ रहा था लड़ाई करने में, है ना, तो उसके रीजंस क्या थे। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आपको क्या याद रखना है कि कोई भी एक सिंगल इवेंट जो है ना, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक सिंगल इवेंट हुआ या किसी ने किसी को कुछ बोल दिया तो उसकी वजह से युद्ध जो है वो छिड़ गया आपका, राइट।
सो देयर वाज नो सिंगल इवेंट दैट लेड टू द वर्ल्ड वॉर वन एंड क्या, सो दिस वॉर हैपेंड बिकॉज ऑफ सेवरल डिफरेंट इवेंट्स, काफ़ी अलग अलग तरीके की इवेंट्स जो है वो हुए थे, उसकी वजह से ये वॉर जो है वो हुआ है ना। मतलब ऐसे कि धीरे धीरे करके वो इवेंट्स हो रहे थे, कुछ चीज़ कहीं हो गई, कुछ कहीं हो गई। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी सारे इवेंट्स ऐसे हुए जिन्होंने कलेक्टिवली क्या किया, पुश किया कि भाई अब तो झगड़ा कर ही लो सारे के सारे मिलके, है ना। सो बिल्डिंग अप टू 1940, 1914 से पहले तक काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स थे जिसकी वजह से क्या हुआ, फाइनली 1914 में वर्ल्ड वॉर वन छिड़ गया। ठीक है भाई, सो हम उसको देखते हैं, मतलब जो रीजंस हैं हम उनको समझने की कोशिश करते हैं, राइट, जो भी इंपॉर्टेंट रीजंस हैं आपके क्या वर्ल्ड वॉर वन के। ठीक है भाई, सो नंबर 1 इज द न्यू इंटरनेशनल एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ जर्मनी। अब देखिए, सबसे पहले जैसे ही मैं बोलूं क्या जर्मनी, तो आपको क्या क्लिक करना है। अब आपको ये इस चीज़ को ना मतलब ऐसे अपने जहन में बिठा लीजिए कि आपको क्या करना है। मैम जैसे ही किसी कंट्री का नाम लेंगी, हमें फटाफट से उस कंट्री की कैपिटल, ठीक है, एंड उस कंट्री की करेंसी प्लस उस कंट्री की मैप पे लोकेशन जो है वो मार्क करनी है। भाई ये आपका होमवर्क है, इतना काम आपको करना पड़ेगा। इससे ना आपके इकोनॉमी के और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी निकल जाएंगे, मतलब जो भी स्टूडेंट्स अगर उन्होंने सब्जेक्ट जो है वो चूज किया हुआ है, राइट। तो अब सिंपल सी बात है, जब कोई चीज समझ में नहीं आती तो हम उसको ब्रेक करके समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सो द न्यू इंटरनेशनल एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ जर्मनी। एक्सपेंशनिस्ट का मतलब क्या, एक्सपेंशन है ना, और फैलना, राइट, मतलब चीजों को और ज्यादा कंट्रोल करना। तो न्यू इंटरनेशनल, जर्मनी ने क्या किया ना, आपकी एक नई पॉलिसी जो है उसको फॉलो करना स्टार्ट किया कि भाई दे वर ट्राइंग टू कंट्रोल द अदर एरियाज। उन्होंने बोला कि भाई अब हम क्या, अब हम सुपर पावर बनेंगे, है ना, मतलब हम क्या, हम विश्व में सबसे ज्यादा पावरफुल बनेंगे, तो हम बाकी एरियाज को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, राइट। हम बाकी एरियाज को कंट्रोल करेंगे तो हम सुपर पावर बन जाएंगे। तो इस तरीके की पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। अब भाई ऐसा थोड़ी ना है कि भाई जर्मनी ने बोला चलो हम जा रहे हैं ब्रिटेन से झगड़ा करने जा रहे हैं और आज हम ब्रिटेन को कैप्चर कर लेंगे, तो ब्रिटेन कितनी आसानी से मान जाएगा, या फ्रांस या इटली या कोई भी दूसरी कंट्री इतनी आसानी से मान जाएगी, नहीं मानेगी, है ना। तो उसका फिर क्या होगा, उसका विरोध होगा, लोग रिवोल्ट करेंगे, गवर्नमेंट रिवोल्ट करेगी, और फिर क्या होगा, टसल हो जाएगा दोनों कंट्रीज के बीच में। तो जब जर्मनी ने इस तरीके की अपनी मंशा जो है वो जाहिर की, तो बाकी सारे जो नेशंस थे, है ना, यूरोपियन कंट्रीज काफ़ी सारी थी जिन्होंने क्या किया, उसका विरोध किया। तो अभी आप आगे जाके देखोगे कि पूरा यूरोप जो है ना, वही 2 पार्ट्स में आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो रीजन क्या, जिसकी वजह से आगे जाके वर्ल्ड वॉर वन होगा, आपकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। ठीक है भाई, अब दूसरा रीजन देखते हैं क्या था, म्यूचुअल डिफेंस अलायंसेस। अब जैसे ही जर्मनी ने बोला कि भाई हम एक्सपैंड कर रहे हैं या हम कंट्रोल करेंगे, तो बाकी जो देश थे जिनको लगा कि जर्मनी को सपोर्ट करना चाहिए, और कुछ जो थे उन्होंने बोला नहीं नहीं, जर्मनी जो है वो ठीक नहीं कर रहा है। तो उसके बेसिस पे क्या बनी आपकी म्यूचुअल डिफेंस अलायंसेस। अब जब हम इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था अलायंस क्या होता है, ग्रुप, एसोसिएशन। तो म्यूचुअल डिफेंस, डिफेंस मतलब जब कोई अटैक करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को डिफेंड करेंगे, है ना। तो ऐसे ग्रुप्स, फॉर एग्जाम्पल 4 कंट्रीज थी, 4 कंट्रीज ने मिलकर, ऐसे समझाती हूँ मैं आपको, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये 4 कंट्रीज थी, चारों ने मिलकर क्या आपस में एक अग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ कर लिया, एक अपना ग्रुप बना लिया कि इन चारों में से अगर किसी भी एक कंट्री पे अटैक होगा तो बाकी 3 कंट्रीज भी उस कंट्री को सपोर्ट करेंगी। देखिए इसको कैसे समझना है, कंट्री 5 ने क्या किया, कंट्री 3 पे अटैक किया, अब कंट्री 3 अकेली पड़ गई, तो 1, 2 और 4 भी 3 के साथ जो है वो लड़ाई करेंगे, किसके, 5 के अगेंस्ट। क्लियर इतना। So this was the mutual defense alliance. There were 2 rival groups in Europe. मैंने आपको बताया 2 rival groups जो हैं वो बन गए थे यूरोप में। पहला क्या था, The Triple Alliance 1882, जिसमें कौन कौन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली। बच्चों ये कंट्रीज के नाम देखो, यही कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ट्रिपल अलायंस में कौन कौन से देश थे, एकदम टिप्स पे, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड इसके बाद क्या, द ट्रिपल एंटेट, है ना, विच वॉज मेड अप ऑफ ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, कंक्लूडेड बाय 1907। अब यहाँ पे होगा कंफ्यूजन। अब आप बोलोगे मैम अभी तो हमने देखा सेंट्रल पावर्स और आपके अलाइड पावर्स, उनमें दूसरी कंट्रीज थी,
अब यूरोप में भी देखिए दो ग्रुप्स बन गए हैं। हम लोग कैसे याद करें? तो बच्चों इसको आपको लिख के याद करना पड़ेगा, इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बाद में क्या करना है भाई, मैप पे बार बार देख के इन चीजों को क्या करोगे, पढ़ोगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैंने मैप जो है वो आपके लिए इंक्लूड किया हुआ है। होपफुली मैप जो है वो विजिबल होगा। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या फिर इंटरनेशनल मतलब अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो, कि मैप्स इतने ज़्यादा इंक्लूड हम कर सकते हैं ना, तो सेशंस जो है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं और हम लोग चीज़ों को क्या रिटेन कर पाते हैं। नहीं, जैसे मूवी कोई भी बोल दूँ मैं अभी, तो आप खड़े होकर 2 मिनट में स्टोरी सुना दोगे मुझे। क्यों? वो पिक्चराइजेशन जो है ना उसका इम्पैक्ट पड़ता है ब्रेन पे। ठीक है भाई, तो यहाँ देखो अब जिन जिन कंट्रीज के कलर जो है वो सेम है ना, वो एक साथ है ग्रुप में। कौन कौन? आपका यस देखिए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, आपका ओटोमन एम्पायर, और बाकी फ्रांस और आपका दिस यूके ब्रिटेन वाला एरिया एंड रशिया। अब मैंने आपको क्या बताया था अभी, देखिए ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। मैप में देखो ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया तीनों ग्रीन कलर के हैं, मतलब तीनों का ग्रुप है। ठीक है ना? और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली। तो यस, ये रहा आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली, और ये आपका ओटोमन एम्पायर। इन सबका क्या था, ग्रुप था। और ये दोनों तीनों क्या कर रहे थे, एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे थे, दो राइवल ग्रुप्स आपके। राइट, चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया, एक तो इंटरनेशनल एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ जर्मनी, और उसके बाद क्या म्यूचुअल डिफेंस अलायंसेस बन गई थी, कहां पर आपकी, यूरोप में। अब इसके बाद बात करते हैं इंपीरियलिज्म की। ठीक है ना? तो इंपीरियलिज्म जब हमने इंडियन पॉलिटिक्स से डील किया था तब भी मैंने आपको बताया था कॉलोनियलिज्म क्या होता है, इंपीरियलिज्म क्या होता है। राइट, तो इंपीरियलिज्म क्या, वर्ल्ड वॉर 1 के पहले जो अफ्रीका की अगर हम बात करें, है ना, और जो एशिया के कुछ पार्ट्स, मतलब ईस्ट एशिया की तरफ तो अंग्रेज बहुत बाद में आए थे, पर अफ्रीका की तरफ जो है ना सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो रहा उनका। क्यों? उनको क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था, है ना, कच्चा माल जो है वहाँ से उठाते थे, लेकर जाते थे मार्केट्स में, और क्या करते थे, उनको बना के और फिर ज़्यादा पैसों पे क्या करते थे, सेल ऑफ कर देते थे। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या, इंपीरियलिज्म। तो यही पॉलिसी जो है भाई, आप कितना ऑप्रेस करोगे। अब आप अफ्रीकन कंट्रीज को ऑप्रेस किए जा रहे हो, वहाँ पे अपना रूल जो है वो चला रहे हो, उनको जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हो हर तरीके से, तो कभी ना कभी तो वो रिवोल्ट करेंगे। एंड उसके बाद अनदर फैक्टर वाज मिलिटेरिज्म, मतलब मिलिटेंट, है ना, मिलिटेंट। जैसी दिमाग में मैं बोलूँ ना कि मिलिटेंसी, मिलिट्री या इस तरीके की कोई बात, तो इसका मतलब क्या, द वर्ल्ड एंटर्ड द 20th सेंचुरी, जैसे ही 20वीं शताब्दी लगी, एन आर्म्स रेस हैड बिगन, मतलब सारे के सारे देशों में ना जैसे होड़ सी लग गई कि सबसे ज़्यादा आर्म्स और एमिनिशंस किसके पास होंगे, सबसे ज़्यादा हथियार। चाहे अब जैसे हम प्रेजेंट केस की बात करें तो न्यूक्लियर पावर किसके पास है ना, न्यूक्लियर वेपन किसके पास है भाई, हमारे पास ये मिसाइल है जो 500 किलोमीटर तक जाती है। तो भाई दूसरी कंट्री बोल रही है ठीक है हम नई मिसाइल बनाएंगे जो 1000 किलोमीटर तक जा रही है ना। इससे कि क्या शो करती हैं कंट्रीज, अपनी स्ट्रेंथ शो करती हैं। तो यहाँ से मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, आप मुझे बताएंगे कि 2023 में, है ना, ऐसी कौन सी कंट्री है, उस कंट्री का नाम आप मुझे बताएंगे जो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे सबसे ज्यादा पैसा, मतलब उसका जो है वो जाता है ना, सबसे ज्यादा खर्चा जो है वो आर्म्स और एमिनिशंस पे कौन सी कंट्री जो है वो इन्वेस्ट करती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती है, आप मुझे बताओगे। ठीक है, मतलब बताओगे क्या, फर्स्ट सेशन में आप इतना गूगल करना, नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक, इतने सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए हिंट कर दूं। हिंट क्या, आपको तो पता ही है 2, 4, 5 कंट्रीज हैं जो जिनके बीच में आपस में हमेशा लड़ाई चलती रहती है ना। तो आप मुझे बताएंगे सबसे ज़्यादा पैसा कौन खर्च करता है, सबसे ज़्यादा आर्म्स और एमिनिशंस कौन प्रोक्योर करता है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा, इंडिया जो है ना, अपने देश की अगर हम बात करें तो इंडिया सबसे ज़्यादा किस देश से वेपन्स खरीदता है ना, मतलब किसी भी चीज़ की हम बात करें, बताओ, मतलब बताओ मत, मुझे खुद दिमाग में सोचो। जब इंटरैक्टिव सेशंस होंगे ना तब ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछने वाली हूँ मैं आपसे। चलिए भाई, तो आपको क्या इंटरनेशनली भी पता करना है और इंडिया के केस में पता करना है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हमने देखे जिनकी वजह से क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो छिड़ गया। ठीक है भाई, अब युद्ध हो गया मैम, अब झगड़ा चल रहा है, मतलब झगड़ा तो बहुत छोटा वर्ड हो गया है ना। सो 1914 से लेके 1918 तक तो वर्ल्ड वॉर 1 चला। मैंने आपको बताया किसके किसके बीच में, अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच में, और यूरोप में, विद इन यूरोप भी दो जो ग्रुप्स हैं वो आपस में क्या कर रहे थे भाई, मतलब एक दूसरे से 36 का आंकड़ा उनका हो गया था। ठीक है ना,
ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज। अब ट्रीटी, संधि है ना, कोई अग्रीमेंट हम क्यों साइन करते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था, जब मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताया था, पंजाब के बारे में पढ़ाया था, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ाया था, तो पीस अग्रीमेंट साइन किए थे राजीव गांधी ने, है ना। क्यों? ताकि शांति जो है उसको बहाल किया जाए। मतलब क्या, वो जो रिवॉल्यूशन सॉर्ट ऑफ चीज़ें चल रही थी, है ना, उनको क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो ऐसे ही ये वर्ल्ड वॉर 1 से इतना डेवोस्टेशन, डिस्ट्रक्शन जो है वो विश्व भर में हुआ, तो फाइनली क्या डिसाइड किया गया कि नहीं भाई, इससे काम नहीं चलेगा। सो ऑन 28 जून 1919, इसको याद कर लेना, वर्ल्ड वॉर 1 को ऑफिशियली ख़त्म किया गया। ऑफिशियली मतलब क्या, सारे देशों की सरकारें मान गई, जो भी लीडर्स थे वो मान गए, ऑफिशियल तौर पे इसको ख़त्म किया गया और एक ट्रीटी साइन की गई थी। कौन सी? ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछ लिया जाएगा कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज की वजह से कौन सा वॉर जो है वो खत्म हुआ। तो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, कब साइन हुई? 28 जून 1919 को साइन हुई और ऑफिशियली एंडेड हुआ, ठीक है भाई। अब तो ऐसे मैम क्यों ट्रीटी साइन की गई थी, क्यों लड़ते रहते, क्या है, क्या जा रहा था, क्यों युद्ध खत्म किया गया? तो सबको ये लग रहा था कि भाई 4 साल तो हो गए हैं, इतना तो ये ड्रैग हो गया है, और दूसरा और मतलब एक इवेंट जो है उसी से जुड़ा हुआ कोई दूसरा इवेंट जो है वो ना हो जाए। मतलब द ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज वाज एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट द वर्ल्ड गोइंग इनटू अनदर वॉर। मतलब और ज़्यादा नेशंस उसमें पार्टिसिपेट ना कर लें, और ज़्यादा केओस जो है वो दुनिया भर में ना हो जाए, इसीलिए ट्रीटी जो है वो साइन की गई थी। क्लियर इतना? अब बहुत इंपॉर्टेंट, लीग ऑफ नेशंस की हम बात करते हैं। देखिए वहाँ साइड में मैंने लीग ऑफ नेशंस का जो है वो लोगो भी इंक्लूड किया हुआ है। अब ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज बन गई, तो लीग ऑफ नेशन क्या है? हाँ, लीग, अरे आईपीएल वगैरह देखते तो आईपीएल का फुल फॉर्म क्या, इंडियन प्रीमियर लीग बोलते हैं ना, ठीक है भाई। या फुटबॉल लीग्स वगैरह होती हैं तो उसमें क्या होता है, सारे लोग आके क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, अलग अलग टीम्स होती हैं आपकी, और वो लोग क्या मैच वैच खेलते हैं, अपने जीत जाते हैं फिर, ठीक है। तो इसी के साथ बता देना मुझे 2022 में आईपीएल जो है वो किसने जीता था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है ट्रस्ट में, करंट अफेयर्स में से, है ना। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है क्वेश्चंस, राइट। सो लीग ऑफ नेशंस की अगर हम बात करें तो लीग ऑफ नेशंस जो है वो पहला एक अटेम्प्ट था उन सारी कंट्रीज का जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 को विटनेस किया था। द लीग ऑफ नेशंस वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रिंसिपल मिशन क्या था कि भाई वर्ल्ड में शांति चाहिए। दे वांटेड टू मेंटेन वर्ल्ड पीस, ठीक है, शांति बहाल करते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसके मेंबर बना लेंगे सारे देशों को, सारे देशों की सरकारों को, और क्या करेंगे, पीस जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। So it was founded on, this is important, 10th of January 1920 को क्या आपका लीग ऑफ नेशन जो है उसको क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है भाई। किसके द्वारा? एक कॉन्फ्रेंस हुई। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि व्हाट्सएप कर दिया कि चलो चलो लीग ऑफ नेशंस बना रहे हैं और ये दिस इज द लिंक ऑफ द ग्रुप, और जिसको जो है मेंबर बनना है वो व्हाट्सएप ग्रुप का जो है इन्विटेशन उसको शेयर कर लो, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। सो देयर वाज दिस कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस की गई थी, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, जिसके बाद आपका वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो खत्म हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज साइन हुई आपकी, और 10 जनवरी 1920 को क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन को स्टैब्लिश किया गया सो दैट वर्ल्ड पीस मेंटेन किया जा सके। क्लियर इतना? फाउंडर कौन थे भाई, किसने दिमाग इतना लगाया कि लीग ऑफ नेशन को स्टैब्लिश करते हैं? तो वुड्रो विल्सन, इनका पूरा नाम था थॉमस वुड्रो विल्सन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जामिनर क्या करेगा, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो चाहे वो थॉमस वुड्रो विल्सन बोले या वुड्रो विल्सन बोले, हमें क्या करना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। सो अगर हम बात करें लीग ऑफ नेशंस की, सो लीग ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर था, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लोकेशन, भाई स्विट्जरलैंड तो मार्क कर लो भाई, यशराज मूवीज में इतना दिखाया जाता है बार बार तो आपको पता होना चाहिए, है नहीं। चलिए, एंड लीग ऑफ नेशंस ने काम करना कब बंद कर दिया आपका, 20 अप्रैल 1946 को लीग ऑफ नेशंस को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। वैसा क्यों, ये इसी चैप्टर में आगे जाके हम सीखेंगे, ठीक है बच्चों। और ये जो लीग ऑफ नेशन है ना, इसको क्या बोला जाता है, इसको प्रीडेसेसर बोला जाता है, किसका, यूनाइटेड नेशन का, है ना। जैसे कुछ सक्सेसर होते हैं, मतलब उत्तराधिकारी होते हैं, वैसे ही आपके प्रीडेसेसर होते हैं, राइट। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो क्या है आपका, यूएन का, मतलब यूएन से पहले बना, ठीक है। तो जब यूएन बन जाएगा ऑटोमेटिकली लीग ऑफ नेशन जो है उसको क्या कर दिया जाएगा, आपका सीज कर दिया जाएगा, राइट।
इतना क्लियर हो गया। देखो सारी की सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही है, बस आपको याद रखना है कि वर्ल्ड पीस मेंटेन करना है ना, तो इसलिए हमें ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी, सब लोगों को साथ में काम करना पड़ेगा और यही सारी चीजें हैं भाई। ठीक है, चलिए तो मैंने एक नाम लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉमस वुडरो विल्सन। इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ऐसी जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में चीजें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, सो ये उनकी फोटो है। कौन थे ये? अमेरिकन पॉलिटिशियन थे। 28 दिसंबर 1856 को इनका जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट चीज पेपर के हिसाब से, यूएसए के 28th प्रेसिडेंट थे ये। ठीक है ना, तो बस इतना याद रख लेना कि 28वें राष्ट्रपति थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। 1913 से लेकर 1921 तक ये आपके प्रेसिडेंट रहे, राइट। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनके बारे में याद रखनी है कि 1919 में इनको नोबेल पीस प्राइज जो है उससे नवाजा गया, राइट। सो ही वन द नोबेल पीस प्राइज फॉर 1919 एज द लीडिंग आर्किटेक्ट बिहाइंड द लीग ऑफ नेशंस। क्यों? क्योंकि इन्होंने लीग ऑफ नेशंस जो उसको एस्टैब्लिश किया, इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, इसीलिए इनको क्या किया गया? नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। अब बोले मैम इनको पीस प्राइज क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने लीग ऑफ नेशंस बनाई। इसके पीछे लॉजिक, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस का प्रिंसिपल क्या था? टू एस्टैब्लिश, टू मेंटेन वर्ल्ड पीस, राइट। तो देखो आज के सेशन में तो हमने क्या किया, वर्ल्ड वॉर 1 ही डिटेल में डिस्कस किया। इसके बाद मुझे आपको वर्ल्ड वॉर 2 एंड देन हम आपका कोल्ड वॉर एरा जो है वो उसको डिस्कस करेंगे, और उसमें क्यूबा मिसाइल क्राइसिस और काफ़ी सारी चीज़ें जो है डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं सेशंस, एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग साथ के साथ चीज़ों को पढ़ते जाओ बच्चों। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है भाई, सो आई एम अज्यूमिंग कि आज का सेशन जो है वो आपने क्या किया होगा, एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।